जय 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 मेरे ईश्वर की जय जय, मेरे भगवान की जय जय। आइए हम लेक्चर नंबर 23 की तरफ बढ़ चले। उस भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की हुई है दोस्तों, तभी तो लेक्चर 23 तक पहुंच गए और 50 लेक्चर का सपना बस आधा तो पूरा ही होने वाला है। जय जय, आपकी जय जय, आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं उसकी जय जय। लेक्चर 23, क्वेश्चन 23, शॉर्ट नोट 23, कमेंट 23, डिफरेंस 23। और बेटे ये जो क्वेश्चन मैं अब लिख रहा हूं 23, ये दिसंबर 2014 में तो आया ही और जून 2015 में भी आ गया, अभी दिखाऊंगा। तो पहले आप लिख लें, स्टेट द ऑर्डर, स्टेट द ऑर्डर of preference, state the order of preference, state the order of preference, state the order of preference in which the amount received from assets not specifically pledged and amount contributed by the contributories are distributed by liquidator। बेटे CS दिसंबर 2014 पेपर में आया था बेटे। और बेटे जून 2015 में क्या था जो क्वेश्चन में डिलीट कर दूंगा और वहां पे मैं प्रैक्टिस मैनुअल का लेकर आऊंगा। वैसे बता रहा हूं क्वेश्चन क्या था, स्टेट, बेटे ये देखो जून 2015 ये नीचे लिखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूं बेटे, आप भी क्या याद करेंगे कि भूपेश आनंद से पाला पड़ा है। बेटे हम 23 नंबर कर रहे हैं, स्टेट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन विच द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एसेट्स not specifically pledged and amount contributed by the contributories are distributed by liquidator। दिसंबर 2014। अब आप नीचे देखिए, नीचे देखिए बेटे ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 28, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, कहां चला गया, बोल्ड कर दिया। स्टेट द ऑर्डर, ये सारे ही बोल्ड कर देता हूं बेटे। लो जी, स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट टू बी फॉलोड बाय लिक्विडेटर, जून 2015। तो मैं क्या करूंगा, अभी डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जून 2015 में भी यही बोलना है, तो मैं जून 2015 का ये क्वेश्चन डिलीट करके प्रैक्टिस मैनुअल का एक क्वेश्चन डाल दूंगा। आपका फायदा होगा बेटे, 50 अलग अलग होने चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है कि खाना पूर्ति फॉर्मेलिटी करनी है भाई 50 करने, नहीं बेटे 50 करने हैं तो ईमानदारी से करने हैं और सारे अलग अलग करने हैं। आपकी प्रैक्टिस मैनुअल, आपके पास्ट ईयर, आपकी स्टडी सब कवर होनी चाहिए, मजा तब है। तो मैं चलता हूं, आप सभी मेरी बेटे बुक आपको मिलेगी, मिली होगी। चलिए भगवान को एक मिनट याद करें फिर शुरू करते हैं। ये वाली बुक कह रहा हूं मैं, ये वाली।
बेटे मैं कह रहा हूँ बुक खोलने सभी बच्चे, जो मैंने ये बुक दी थी ना आपको कंपनी अकाउंट्स की, इसमें लिक्विडेशन का चैप्टर है, वो खोलें। और वो चैप्टर में बेटे पेज नंबर 432 432 ओपन कर लें, मैंने खोला हुआ है। ये देख लीजिए, ये आपको मैंने कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। ये बेटे लिक्विडेशन का चैप्टर है। ये देखिए जी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो मैंने कुछ आपको इन सभी कंसेप्ट में से बताना है। एंड द फ्लो चार्ट ऑफ प्रोसेस, आपको पता ही है कि मैं जितनी भी प्रैक्टिकल क्लासेस लेता हूं बेटे, प्रैक्टिकल लेक्चर्स में मैंने सारे कंसेप्ट्स प्रिपेयर किए जो आपके सामने है। तो आप प्लीज ये बुक खोलें, उसके साथ साथ आप इसी बुक का थ्योरी का, बेटे ये थ्योरी मैंने खोल दी, ये मैंने इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया, ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दी। ये देखिए ना, ये देखिए आपके लिए मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेटा ये वाला क्वेश्चन खोलना है और इसमें कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा। पेज नंबर 432 शुरू करते हैं बेटे। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने अगर ये चैप्टर प्रैक्टिकली भी प्रिपेयर कर लिया है तो भी मैं जो बताऊंगा आपको समझ आएगा। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। इवन इफ आपने मेरे से फेस टू फेस की क्लासेस नहीं भी अटेंड की, कोई बात नहीं यार, मैं तो अपलोड कर रहा हूँ सबके लिए, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सबने एक चैप्टर तो जरूर प्रिपेयर किया होगा जिसको हम कहते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में किंगफिशर एयरलाइन, सहारा, इन सभी की लिक्विडेशन होने वाली है। बेटे लिक्विडेशन का मतलब क्या है कि जब उस कंपनी की हालत खराब हो चुकी हो, इसको कैंसर हो गया हो बेटे, किसको, कंपनी को, और कैंसर भी थर्ड स्टेज में जा चुका हो, ऐसी हालत हो चुकी हो कि डायरेक्टर्स जो हैं इस कंपनी के, उनको लगता है कि अब तो इस कंपनी को मर ही जाना चाहिए, मार डालो, मार डालो, मर जाए, मर जाए। तो बेटे मरने से पहले ये डायरेक्टर्स बेटे बड़े पापा हाई कोर्ट में जाकर गुहार लगाते हैं कि हमें मार दो, हमें मार दो, हमें आत्महत्या की राइट दे दो, हम मर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो एसेट्स हैं वो इतने हैं और जो लायबिलिटीज हैं वो इतनी सारी हैं। बेटे डायरेक्टर्स क्या करते हैं, बड़े पापा को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर देते हैं। अभी देखेंगे क्या होती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लेकिन बड़े पापा एकदम मरने का, लिक्विडेशन का ऑर्डर नहीं करते, वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं करते। बड़े पापा कहते हैं डायरेक्टर्स को कि भाई आप ऐसा करो, जो आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब स्टेक का मतलब शेयर होल्डर भी उसी में है। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, उस कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स, उस कंपनी के क्रेडिटर्स, उस कंपनी के सप्लायर्स, उन सब की मीटिंग बुलाओ और उन सब में ये प्रस्ताव रखो और वो क्या कहते हैं वो मेरे सामने मिनट लेकर आओ और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि आपको आत्महत्या, आपकी लिक्विडेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मान के चलते हैं, मैं अब डिटेल में तो नहीं जा रहा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मान के चलते हैं कि लिक्विडेशन का घोषणा हो गया। किसने घोषणा की, किसने की, बड़े पापा ने। बेटे जैसे ही बड़े पापा घोषणा कर देते हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर्स, उस कंपनी, मान लेते हैं ये कंपनी है बेटे, इस कंपनी में एक लिक्विडेटर आ जाएगा, लिक्विडेटर।
और सब डायरेक्टर्स, इंप्लॉइज, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स सब लाइन में खड़े हो जाएंगे और उन सबको लाइन में पेमेंट होगी। कंपनीज एक्ट 2013 ने अलग से स्पेसिफाई किया है कि लिक्विडेटर को किस तरह से पेमेंट करनी चाहिए। बेटे आप खुद सोचो ना कि अगर किंगफिशर एयरलाइन का लिक्विडेशन हो रहा हो तो भगदड़ मच जाएगी, भगदड़। कैसे? क्योंकि इसके जितने भी एसेट्स होंगे उनको बेचा जाएगा और उससे जो पैसे मिलेंगे, बेटे जो जो लोगों ने इससे पैसे लेने हैं, मान लेते हैं कैनरा बैंक ने लोन दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दिया है, पंजाब नेशनल बैंक ने लोन दिया है, तो ये सभी के सभी अपना लोन लेने के लिए भगदड़ मचा देंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि एसेट्स तो इतने से हैं और इनकी देनदारी इतनी है, सब चाहेंगे कि उनको पहले पेमेंट हो, उनको पहले पेमेंट हो। बेटे आप बताओ, अगर मैं 4 लड्डू बोलूं कि मैं बांटने वाला हूं और मेरी क्लास में 500 बच्चे फेस टू फेस के बैठे हों, तो क्या वो भगदड़ नहीं मच जाएगी? बिल्कुल मचेगी। क्यों? क्योंकि उन 500 बच्चों को पता है कि 4 लड्डू अगर हमारे हमारे नंबर नहीं आएगा, अगर हम भगदड़ नहीं मचाएंगे। और आपको पता है भगदड़ में कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो बेटे इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने ये बात इस लिक्विडेटर को स्पेसिफाई कर दी कि भाई जब तू लिक्विडेटर बनेगा तो तुझे जो पेमेंट करनी है एक प्रेफरेंस में, एक रूल, एक प्रोसेस, एक कंसेप्ट के हिसाब से करनी है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करनी। तो आज आपसे वही चीज पूछी है आपके पेपर दिसंबर 2014 और जून 2015 में कि कौन सा ऑर्डर, कौन सी प्रेफरेंस लगानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी बाय लिक्विडेटर। तो मैं पहले समझा रहा हूं, मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि मैंने सब कुछ आपकी बुक में पहले से ही लिखा हुआ है। तो आइए जी पहले लॉजिक समझ लें। आप मुझे बताइए कि एक कंपनी का अब धुआं निकल रहा है, धुआं, हाँ जल रही है, ये कंपनी जल जाएगी, मर जाएगी। और ये कौन है? लिक्विडेटर। ये कौन है? लिक्विडेटर। तो बेटे लिक्विडेटर क्या करेगा? पहली बात बेटे वो ये देखेगा कि इस कंपनी के पास एसेट्स कौन कौन से हैं। बेटे एसेट्स अगर मैं दो देखूं तो लिक्विडेटर दो ढंग से देखेगा। दोस एसेट्स आर which are specifically pledged। बेटे ऐसे एसेट्स जो गिरवी में पड़े होते हैं, जो गिरवी होते हैं, मतलब आपने जब लोन लिया तो आपने उन एसेट्स को गिरवी रख दिया। जैसे बैंक लोन लिया तो किंगफिशर एयरलाइन ने अपना लैंड गिरवी रख दिया, तो लैंड को बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो गिरवी है, उसके सारे पेपर्स बैंक के पास है। तो लैंड अगर बेचेंगे तो वो पैसे सारे बैंक के पास जाएंगे, लिक्विडेटर के पास नहीं आएंगे। हाँ, अगर ज्यादा लैंड में बिक गया, ज्यादा वैल्यू में बिक गया, कैनरा बैंक को 100 करोड़ लेने थे किंगफिशर एयरलाइन से, लैंड उसके हाथ में था, लैंड बेचने लगे तो 110 करोड़ का बिका, तो वो जो 10 करोड़ ज्यादा मिले कैनरा बैंक लिक्विडेटर को वो तो दे देगा, लेकिन 100 करोड़ नहीं देगा। तो मैं कहता हूं जी लिक्विडेटर के पास क्या आएगा? एक्सेस। एक्सेस प्लस those assets which are not 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 specifically pledged। बेटे बेटे जो एसेट्स नॉट प्लेज्ड हैं वो तो पूरे के पूरा पैसा लिक्विडेटर के पास आएगा, और जो स्पेसिफिकली प्लेज्ड हैं अगर उसमें कोई एक्सेस आ गया तो वो भी लिक्विडेटर के पास आएगा। तो लिक्विडेटर के पास दो तरह के एसेट्स के पैसे आएंगे, एक एक एक्सेस और एक जो पैसा बेटे नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड का है। सवाल यह आता है कि ये जो पैसे आए हैं पोटली, इसको बांटा कैसे जाए?
डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, कैसे बांटे। तो मैं भूपेश आनंद आपको यही बता रहा हूं जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है। ये लिक्विडेटर है जी, इसके पास दो पोटलियां हैं, पैसा है इसमें, हीरे जवाहरात हैं। तो सबसे पहले जो पेमेंट होगी ना, लॉ कहता है कि सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को लिक्विडेटर को देना चाहिए। एक बच्चे को नींद आ गई, वो ढीला हो गया, गर्दन उसकी पीछे हो गई, टांगे उसकी सीधी हो गई, उसके थप्पड़ मारूंगा मैं क्योंकि वो देवलोक में चला गया है। उठो बेशरम कहीं के, कमर सीधी करके बैठो, पानी पी के आओ, जाओ जाओ पानी पी के आओ, पागल बनाया हुआ है। मैं कह रहा हूं सबसे पहले लिक्विडेटर को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटे? 7 लोग होते हैं, अभी देख लेंगे। 7 लोग होते हैं बेटे। बेटे बेटे एरियाज ऑफ टैक्स गवर्नमेंट होती है, इंप्लॉइज होते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है, ईआईसी होती है, वर्कमैन कंपनसेशन होता है, सैलरी होती है। अभी देखेंगे, आप टेंशन मत ले। सबसे पहले पेमेंट बेटे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को होगी। अब मैंने कहा सिक्योरिटी दो तरह की हो सकती है, एक तो स्पेसिफिकली प्लेज्ड कि भाई लैंड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कैनरा बैंक के पास लैंड है, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिकली प्लेज्ड फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज, लेकिन बेटे चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग। एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या है? सारे एसेट्स पे, सारे पे, सारे पे, उसमें कोई पर्टिकुलर एसेट नहीं होता जिस पे चार्ज होता है, सारे पे, सभी पे, सभी पे बेटे उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो पहली पेमेंट बेटे इसको करेंगे, फिर दूसरी पेमेंट किसको होगी? दोज क्रेडिटर्स, दोज क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, ऐसे क्रेडिटर्स जिनके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज है। मैंने कहा दो तरह के चार्ज होते हैं, एक फिक्स्ड स्पेसिफिक और एक नॉट फिक्स्ड फ्लोटिंग। तो दूसरी पेमेंट लिक्विडेटर किनको करेगा? ऐसे क्रेडिटर्स जो सिक्योर्ड तो हैं लेकिन वो किसी स्पेसिफाइड एसेट के अगेंस्ट नहीं है, सभी के अगेंस्ट है, तो उनको बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग तो याद रखिएगा, लिक्विडेटर को पहले पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को करनी है, दूसरी पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, तीसरी अगर पैसे बच गए तो बेटे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ऐसे क्रेडिटर्स जो सिक्योर्ड नहीं थे। आपको मैं बता दूं बेटे, फ्लोटिंग चार्ज डिवेंचर होल्डर्स के पास हमेशा और ज्यादातर, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फ्लोटिंग चार्ज ही होता है। तो ध्यान से देखेंगे, मैं कह रहा हूं लिक्विडेटर पहले पेमेंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की करेगा, उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की करेगा हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, उसके बाद अगर पैसे बच गए तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की करेगा, उसके बाद अगर और पैसे बच गए, अगर उसके बाद और पैसे बच गए तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद प्रेफरेंशियल होल्डर्स की करेगा, और उसके बाद और पैसे बच गए तो लास्ट में जो लोग लाइन में नहीं लगते उनका नाम है इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो बेटे आइए, लिखना नहीं है, इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बढ़िया अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सभी उस बुक को ओपन कर लें और बेटे उसका पेज नंबर 432, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन 4 से लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा बेटे क्या पूछा है इस एग्जामिनर ने। पेज
432 बुक की। बेटे यहां पे मैंने लिखा है प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो हम उसको लिख रहे हैं एसेट्स नॉट प्लेज्ड। सबसे पहले हमने लिखा ये बेटे स्टेटमेंट कौन जमा कराता है? डायरेक्टर्स। किसको जमा कराते हैं? बड़े पापा। बड़े पापा कौन? हाई कोर्ट का जज। उसको बताते हैं कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, कितने के बिक जाएंगे, कितना पैसा है, देनदारी कितनी है। और लास्ट में अगर आप देखें तो मैं कहता हूं जी ये एक स्टेटमेंट लिखी है, आप इसको ध्यान से देखें अगर, तो मैं आपको सारी बातें समझा पाऊंगा। बेटे फुल पर्टिकुलर हो गया एसेट स्पेसिफिकली। बेटे पहले पेमेंट किसको करते हैं? जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड हैं उनको लिक्विडेटर पे नहीं करता, वो तो खुद ही बेच देते हैं उस एसेट को। एक्सेस बचा तो दे देते लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर सबसे पहले पेमेंट करता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। देखिए मैं साथ साथ हाईलाइट करूंगा, सबसे पहले लिक्विडेटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट करता है। अभी देखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। उसके बाद अगर पैसे बच गए तो जिनके पास फ्लोटिंग चार्ज होता है उनकी पेमेंट होती है। उसके बाद और पैसे बच गए तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। फिर और पैसे बच गए तो प्रेफरेंस होल्डर्स को पैसे देते हैं। और फिर भी पैसे बच गए तो बेटे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होती है। तो बेटे ये प्रायोरिटी है जो आपको फॉलो करनी है वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग, जो लिक्विडेटर को फॉलो करनी है एज पर कंपनी एक्ट। अब एक पॉइंट रह गया कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया कि ऐसे 7 लोग, ऐसी 7 पेमेंट्स, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड अगर मैं ऐड कर दूं तो बेटे उसके जोड़ को कहते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। उसके जोड़ को कहते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। जैसे पहला टैक्सेस, अगर टैक्स देने हैं गवर्नमेंट के तो बेटे वो मैं एक एक वर्ड हाईलाइट करता हूं। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज अगर वर्कमैन की देनी है, मैक्सिमम 4 महीने की और 20,000, वो भी हम देख लेंगे। हॉलीडे रेम्यूनरेशन, हॉलीडे रेम्यूनरेशन तो तीनों याद कर लेते हैं। एक तो है टैक्स, एक है वेजेस और सैलरीज, बुलेट पॉइंट्स याद करते हैं। एक है अक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन। आपको पता है आप हॉलीडे नहीं लेते तो उसके बदले में एम्प्लॉइज पैसे ले लेते, तो हॉलीडे रेम्यूनरेशन। तो पहला रेवेन्यू टैक्सेस सेस, दूसरा वेजेस और सैलरीज, तीसरा अक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन, फोर्थ बेटे एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, और फिफ्थ कंपनसेशन एज पर एम्प्लॉइज। और बेटे लास्ट है पेंशन फंड, प्रोप्राइटर फंड। और बेटे 7 बोले थे ना मैंने, तो एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। तो 7 आइटम्स मैंने लिखे हैं। आपसे ये नहीं पूछा कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ये तो मेरा सेवा भाव है कि मैंने कहा भाई ये भी बता देता हूं और ये भी बता देता हूं, आप बस पेपर में अच्छी तरह से करके आए, यही मेरा उद्देश्य है। पूरी किताब में बेटे मैंने थ्योरी लिखी है, फिर लेक्चर्स ले रहा हूं आप ही के लिए, क्योंकि आप मेरे हो। मुझे मालूम है कि आप इस क्वेश्चन को करके जाओगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद यहीं पे नमस्कार करता हूं।